हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत से एक नए किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं न्याय के बारे में कि न्याय का अर्थ और परिभाषा क्या होती है, न्याय का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, न्याय के कौन कौन से सिद्धांत हैं, न्याय कितने प्रकार के होते हैं या इसके कितने रूप हैं, और प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। इन समस्त बिंदुओं पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की संगठित समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का जो मुख्य आधार है वो है कानून। बिना कानून के हम समाज में व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून नहीं रहेगा समाज में बहुत ही ज़्यादा अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। और कानून का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है न्याय की स्थापना करना। जहां न्याय नहीं होगा वहां कानून निरर्थक है, क्योंकि कानून का उद्देश्य ही है न्याय की स्थापना करना। और जो समाज में न्याय ही नहीं है तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि ब्राइस ने लिखा है कि यदि समाज में न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधेरा कितना घना होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो वास्तव में न्याय है क्या? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि न्याय वास्तव में है क्या। इसी को जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, न्याय की जो अवधारणा है ये बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही जटिल है। जब से व्यवस्थित रूप से समाज का प्रारंभ हुआ है तब से समाज में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के संबंध में विचार होते रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो है वो न्यायपूर्ण हैं, कौन सी चीज़ें अन्यायपूर्ण हैं। न्याय क्या है, इसके विषय में विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न विचारधाराओं ने अपने अलग अलग मत दिए। कभी इसका संबंध धर्म से रहा है तो कभी इसका संबंध जो है अर्थ से रहा है, कभी न्याय का संबंध जो है कानून से रहा है तो कभी न्याय का संबंध नैतिकता से रहा है। तो विभिन्न युगों में लेकर के प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जो है वो न्याय की विभिन्न अर्थों में विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न विचारधाराओं द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। हम इस वीडियो में इन समस्त विचारधाराओं को, इन समस्त चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न लोगों द्वारा न्याय का किस तरह से अर्थ लगाया गया है और न्याय का वास्तविक अर्थ क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और न्याय के विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं। इसको समझने के बाद हम ये देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के न्याय में के दृष्टिकोण में जो है वो क्या परिवर्तन हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, न्याय को जो है वो अंग्रेजी भाषा में हम जस्टिस कहते हैं। जस्टिस जो है वो लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। यानी अगर शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए, हर शब्द जो है अपने आप में एक यूनिक अर्थ लिए होता है और उसके अर्थ को यदि आप समझेंगे तो वो शब्द खुद बोलेगा कि हमारा अर्थ क्या होता है। तो न्याय क्या है? तो न्याय को अंग्रेजी में मैंने कहा जस्टिस कहते हैं। जस्टिस शब्द जो है वो लैटिन भाषा की जस्टिया से निकला हुआ है और जस्टिया का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना या बांधना। इसका मतलब अगर शाब्दिक दृष्टि से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि न्याय जो है उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को एकता के सूत्र में बांधती है, उनमें एकता उत्पन्न करती है, तो उसे हम न्याय कहते हैं। तो ये न्याय का शाब्दिक दृष्टि से परिभाषा हुआ। लेकिन न्याय की परिभाषा जो है विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से दी है। बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ फेमस परिभाषाएं जो बोर्ड पर लिखी गई हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा कि व्यक्तियों द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो के जब न्याय सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो प्लेटो ने कर्तव्य पालन को प्रमुखता दी है और उसी बात को इसने स्टेटमेंट में लिखा है कि व्यक्ति जो है अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, इसी को न्याय है। प्लेटो आगे कहते हैं कि न्याय जो है वो मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ये दोनों स्टेटमेंट प्लेटो के हैं, दोनों अलग अलग पूछते हैं, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख दिया गया है। मेरियम का स्टेटमेंट दिया गया है कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के लिए वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। यानी मनुष्यों के लिए वे अधिकार और सुविधाओं को जुटाना जो है जिसको समाज उचित माने, उसी को न्याय कहते हैं, ऐसा मेरियम कह रहे हैं।
राफेल का बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो बहुत पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट राफेल का पूछा हुआ है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा भी होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। यानी न्याय जो है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं और समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये राफेल का परिभाषा है। राफेल ने एक परिभाषा और पूछता है कि न्याय का विचार जो है समाज की सामान्य व्यवस्था से संबद्ध है। तो ये दोनों परिभाषाएं राफेल की हैं। बार्कर ने कहा कि न्याय व्यवस्था का संबंध व्यक्तियों तथा उसके बीच अधिकारों के वितरण का नियमन करने वाले सिद्धांतों से है। तो फ्रेंड्स, यह है बार्कर का स्टेटमेंट। तो ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट के माध्यम से आपने ये देखा कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक आते आते न्याय के दृष्टिकोण में जो है बहुत परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन काल में या न्याय का जो परंपरागत सिद्धांत है उसमें जो है न्याय का दृष्टिकोण जो है वो नैतिक था, यानी न्याय को नैतिक दृष्टि से देखा जाता था। समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए एक नैतिक परक व्यक्ति की खोज की जाती थी, जैसा कि प्लेटो ने किया था। उसमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को नैतिक होने के लिए, न्यायिक होने के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन आधुनिक काल में न्याय का सरोकार जो है वो सामाजिक न्याय से है, सामाजिक न्याय से है। प्राचीन काल में न्याय का स्वरूप जहां नैतिक था, वर्तमान काल में न्याय का स्वरूप जो है वो विधिक हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्याय के विचार का जो है वो ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ और प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न विचारधाराओं द्वारा न्याय का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्याय के विचार का ऐतिहासिक विकास। न्याय के अर्थ का निर्णय करने का प्राचीन काल में सबसे पहले प्रयास जो है यूनानियों और रोमने ने किया। फ्रेंड्स, बोर्ड बहुत भरा हुआ है, आप इसको अभी मत देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ आप वहीं से देखते हुए चलिए। प्राचीन काल में यूनान में देखेंगे आप तो प्लेटो और अरस्तु से पहले जो है यूनान में 3 तरह के न्याय प्रचलित थे। आगे जब हम लोग प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम काम की बातें बताकर ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लेटो और अरस्तु से पूर्व जो है वो यूनान में 3 तरह के न्याय प्रचलित थे। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत और न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के जो समर्थक थे वो सेफालस और पॉलीबार्कस माने जाते हैं। क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रेसिमेकस ने किया और व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो ग्लाउकन ने किया। परंपरावादी सिद्धांत क्या कहता है? सिफालस कहते हैं कि सत्य बोलना और अपना कर्ज चुका देना ही न्याय है। ये न्याय को क्या मानते थे कि सत्य बोलिए और अपने कर्ज को चुका दीजिए, यही न्याय है। पॉलीमार्कस क्या कहते हैं कि मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है, यानी जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए, यही न्याय है। क्रांतिकारी सिद्धांत में थ्रेसिमेकस का स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित है। जो समाज में शक्तिशाली व्यक्ति हैं, पावरफुल व्यक्ति हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, उनका हित साधन ही न्याय है। और ग्लाउकन जो है वो व्यवहारवादी विचारक हैं, ये कहते हैं न्याय का जन्म जो है भय से होता है, डर से ही न्याय को कायम रखा जा सकता है। इसीलिए उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि न्याय जो है वो भय का शिशु है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, प्लेटो और अरस्तु से पहले जो है वहाँ पर 3 तरह के न्याय प्रचलित थे और जब प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो सबसे पहले इन तीनों न्याय जो सिद्धांत प्रचलित थे इनका खंडन करता है, इसके बाद वो अपना न्याय का सिद्धांत देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है बहुत शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि आगे जब हम प्लेटो को, अरस्तु को, राल्स के न्याय सिद्धांत को अलग अलग देखेंगे तो इसमें विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। प्लेटो ने कर्तव्य पालन को न्याय बताया कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न कीजिए, यही न्याय है। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने जो है वितरणात्मक या तात्विक न्याय का समर्थन किया। वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या है कि समान लोगों में समान पद का वितरण ही न्याय है। तो इस तरह से ये वितरणात्मक न्याय का अरस्तु ने समर्थन किया। रोमन और स्टोइक विचारकों ने प्राकृतिक न्याय की बात कही। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय क्या है? प्राकृतिक न्याय का मतलब ये कहते थे कि प्रकृति के जो नियम है उन नियमों का पालन करना ही न्याय है। इनके अनुसार न्याय दैवी होगा और सबके लिए समान होगा। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि मानव द्वारा निर्मित कानून भी वहीं तक मान्य होंगे जहाँ तक वो प्राकृतिक कानूनों का पालन करते हैं। मध्यकाल में फ्रेंड्स न्याय की अवधारणा में परिवर्तन हुआ। मध्यकाल में आप जानते हैं कि चर्च का बोलबाला था।
चर्च की सत्ता चलती थी। तो इस समय जो है जो वहाँ के पादरी थे चर्च के, उन्होंने जो है न्याय को आध्यात्मिक विषय बना करके इसको चर्च के साथ जोड़ दिया और यह विचार दिया कि चर्च से अलग होकर के न्याय की कल्पना जो है वो संभव ही नहीं है। सेंट ऑगस्टाइन का कहना था कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वो डाकुओं के झुंड हो मात्र कहे जाते हैं। मध्यकाल में ईश्वरीय नियमों का पालन करना, चर्च के आदेशों को पालन करना ही न्याय समझा जाता था। मध्यकाल के अंतिम वर्षों में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, पुनर्जागरण आंदोलन हुए, वैज्ञानिक क्रांतियां हुई। इससे जो है पोप की सत्ता का अंत हुआ, मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। और आधुनिक युग में फ्रेंड्स न्याय को नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। आधुनिक काल में आप देखेंगे तो व्यक्तिवादी और उदारवादी ये जो है स्वतंत्रता को न्याय का बहुत मूल्य मानते हैं। यानी इनके अनुसार कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी जाए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, यही न्याय है। समाजवादियों को देखेंगे तो ये समानता को न्याय का मूल्य मानते हैं। यानी समाज में समानता हो, उत्पादन के साधनों पर जो है वो व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का नियंत्रण हो, ये न्याय है। उपयोगितावादी विचारक जो है वो न्याय का मूल तत्व जो है वो उपयोगिता को मानते हैं। उपयोगिता का मतलब ये एक सुखवादी दर्शन था, आप पढ़े होंगे। तो इसमें कहा गया कि व्यक्ति के वे कार्य या वे कानून जो व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं वो अच्छे होते हैं। तो इसलिए न्याय क्या है? तो न्याय वह है जो व्यक्ति को अधिकतम मात्रा में सुख प्रदान करने में सहायक हो। तो उपयोगितावादियों ने उपयोगिता को न्याय का मूल तत्व माना। मार्क्सवादियों ने कहा कि न्याय जो है वो शोषण का एक यंत्र है। न्याय क्या है? मार्क्सवादियों के अनुसार न्याय जो है शोषण का यंत्र है। इनका मानना है फ्रेंड्स कि जब तक समाज जो है वो वर्गों में बटा होगा, जब तक समाज में राज्य विद्यमान होगा, तब तक जो है सभी को न्याय मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि तब तक जो है न्याय जो है वो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण में इसका प्रयोग होगा। राज्य और न्याय पालिका का जो प्रयोग होगा वो धनिक वर्ग जो है निर्धनों के शोषण करने के लिए करेगा। तो मार्क्सवादी जो है न्याय को शोषण का यंत्र मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि न्यायपूर्ण समाज वह होगी जिसमें न तो कोई राज्य होगा और ना ही समाज में कोई वर्ग होगा। तो मार्क्सवादियों के अनुसार जो है वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज ही न्याय की आधारशिला होगी। और नव उदारवादियों ने फ्रेंड्स तो एक कदम और आगे चले गए। ये इन्होंने वैश्वीकरण और बाजारीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को न्याय का आधार माना। इन्होंने कहा पूरे विश्व की बाजार व्यवस्था को मुक्त कर दीजिए, खोल दीजिए सबके लिए, सब जहां मर्जी का है जैसा यह व्यापार करें, इसको उन्होंने न्याय कहा। तो इन्होंने वैश्वीकरण को और अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार व्यवस्था की स्थापना को जो है वो न्याय माना। किसने? वो जो है नव उदारवादियों ने। डेविड ह्यूम ने कहा कि विषयों या नियमों का पालन करना ही न्याय है। यानी न्याय क्या है? डेविड ह्यूम का कहना है कि कानूनों का पालन कीजिए, न्याय है। वर्तमान समय में न्याय को इसी अर्थ में हम दिखाता है। न्याय की वर्तमान समय में जो सबसे फेमस जो है वो संकल्पना है, जो सबसे प्रसिद्ध प्रकार है वो है न्याय का विधिक प्रकार, कानूनी न्याय। जो बात डेविड ह्यूम कर रहे हैं कि विषयों या नियमों का पालन करना ही जो है वो न्याय होता है। रॉबर्ट नाजिक ने कहा, अपनी पुस्तक, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, इसमें इन्होंने न्याय के हकदारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या इसी को न्याय का अधिकारिता सिद्धांत भी कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, न्याय का हकदारी सिद्धांत कहीं कहीं लिखा होगा और कहीं कहीं न्याय का अधिकारिता सिद्धांत लिखा होगा। लेकिन जब भी अगर आपको समझ में ना आए तो इसकी अंग्रेजी देख लीजिएगा। तो इसको अंग्रेजी में नाजिक के न्याय सिद्धांत को कहते हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहो, चाहे न्याय का हकदारी सिद्धांत कहो, चाहे न्याय का अधिकारिता सिद्धांत कहो, एक ही है। रॉबर्ट नाजिक ने इसमें क्या कहा? न्याय के हकदारी सिद्धांत में रॉबर्ट नाजिक ने यह कहा कि विभिन्न व्यक्ति समाज में विभिन्न प्रकार की योग्यता रखते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार ही वो समाज में कोई चीज़ें अर्जित करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति जो है जिस योग्यता का हकदार है, अपनी योग्यता के अनुसार जो चीज़ प्राप्त करता है, उससे उस चीज़ को छीना न जाए, बिना उसकी अनुमति से उस चीज़ को लेकर के दूसरों में बांटा न जाए। ये उसका हक है, ये उसका अधिकार है, उसने अपनी योग्यता से प्राप्त किया। तो ये था फ्रेंड्स न्याय का अधिकारिता सिद्धांत या न्याय का हकदारी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन रॉबर्ट नाजिक ने किया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक न्याय का जो अर्थ है वो विभिन्न लोगों द्वारा, विभिन्न विचारकों द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न विचारधाराओं द्वारा अलग अलग दृष्टि से देखा गया। क्योंकि व्यक्ति जो है विवेकशील प्राणी है, हर व्यक्ति की तर्क बुद्धि अलग होती है। तो जो जिस तरह से सोचता है
वो उसी तरह से विचारधारा का समर्थन करने लगता है। कोई व्यक्तिवाद का समर्थन करता है तो कोई उदारवाद का समर्थन करता है, कोई नव उदारवाद का समर्थन करता है, कोई समाजवाद का समर्थन करता है और कोई मार्क्सवाद का समर्थन करता है। तो जो जिस विचारधारा को मानता है उसी दृष्टि से न्याय को देखता है। इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में है कि न्याय की अवधारणा जो है एक जटिल अवधारणा है। इसको एक परिभाषा में बांधना जो है वो इतना आसान नहीं है। इस संबंध में फ्रेंड्स अर्नाल्ड ब्रेचेट ने अपनी पुस्तक जो है पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सही लिखा है कि न्याय की धारणा वांछित स्थिति के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। वह एक ऐसे बर्तन की तरह होती है जिसमें कई तल होते हैं। ब्रेचेट क्या कह रहे हैं? ब्रेचेट ये कह रहे हैं कि एक बर्तन ऐसा है जिसमें कि कई तल होते हैं, तो कोई किस तल को देख रहा है, कोई किस तल को देख रहा है, वो उसके दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। उसी तरह से न्याय भी है। न्याय के कौन सा अर्थ हम लेते हैं ये हमारे दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है, क्योंकि न्याय के बहुत से पहलू हैं। आगे वो लिखते हैं कि न्याय के संबंध में हमारी धारणा या तो सभ्य जीवन की परंपरागत संस्थाओं पर आधारित होती है अथवा वह परंपरागत संस्थाओं से आगे बढ़ जाती है। और इस तरह से प्रथम स्थिति में हम उसको परंपरागत न्याय कहते हैं और दूसरी स्थिति में उसको हम अपरंपरागत न्याय कहते हैं। तो ये शार्ट में यही कहना चाह रहे हैं कि न्याय को हम दो दृष्टिकोण में देखते हैं, चाहे हम उसको परंपरागत रूप में माने और चाहे उसको हम अपरंपरागत रूप में माने। परंपरागत न्याय का सिद्धांत यह हम कहता है कि न्याय जो है रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए, जबकि अपरंपरागत सिद्धांत इसका खंडन करता है और वो न्याय को जो है तार्किक दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। अब चूंकि हर व्यक्ति का तर्क अलग होता है इसलिए न्याय के दृष्टिकोण भी अलग हैं। आधुनिक युग में फ्रेंड्स भले ही न्याय के आपको बहुत से दृष्टिकोण दिखाई देते हों, उदारवादी, उपयोगितावादी, सब जो है न्याय को अलग दृष्टि से देखते हों, लेकिन एक चीज़ जो है या दो चीज़ें आप कह सकते हैं, दो मौलिक तत्व तो ऐसे हैं जो सब में आपको कॉमन मिलेगी, वह है समानता और निष्पक्षता। यानी कि समानता और निष्पक्षता पर सभी एक मत हैं कि न्याय जो है वो समानता और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्याय के प्रमुख सिद्धांतों को। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है न्याय के प्रमुख सिद्धांत। न्याय का दार्शनिक सिद्धांत, न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत, न्याय का वैधानिक सिद्धांत और न्याय का मार्क्सवादी सिद्धांत। न्याय का दार्शनिक सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत ये क्या कहता है? यह सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य का पालन करे और किसी अन्य के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करे, वही न्याय है। यानी यह सिद्धांत जो है वो कर्तव्य परायणता को, कर्तव्य परायणता, इसको जो है न्याय का मुख्य आधार मानता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस न्याय की चर्चा की वो यही न्याय था। दूसरा है प्राकृतिक सिद्धांत। न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत यह कहता है कि प्रकृति के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना, समाज में प्रचलित जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनका पालन करना ही न्याय है। और इसका प्रतिपादन जो है रोमन वित्तशास्त्रियों ने, स्टोइक दार्शनिकों ने किया। वैधानिक सिद्धांत, वर्तमान समय में फ्रेंड्स न्याय का सबसे प्रचलित सिद्धांत जो है वो यही है कानूनी सिद्धांत। कानूनी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य द्वारा निर्मित जो कानून हैं उन कानूनों का पालन करना और कानून तोड़ने वाले को दंड देना, यही न्याय है। या एक तरह से हम कह सकते हैं कि विधि के शासन की स्थापना करना, कानून के शासन की स्थापना करना ही वैधानिक न्याय है। नाम से ही देखिए स्पष्ट है। प्राकृतिक सिद्धांत, न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत यानी प्रकृति के नियमों का पालन करना। वैधानिक सिद्धांत, जो कानून है राज्य द्वारा निर्मित उस कानूनों का पालन करना। नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत का मतलब है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। तो ये नाम अगर आप समझ रहे हो, नाम के मीनिंग को, उसके अर्थ को समझ रहे हो, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वही सब चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताया, वही सिद्धांत के रूप में आएंगे, वही प्रकार के रूप में आएंगे। ठीक है, तो वैधानिक सिद्धांत विधियों का पालन करना और कानून तोड़ने वाले को दंड देना ही न्याय कहलाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थकों में आप हाब्स का नाम ले सकते हो, बेंथम का नाम ले सकते हो, डायसी का नाम ले सकते हो, ऑस्टिन का नाम ले सकते हो। तो ये सब जो है न्याय के वैधानिक सिद्धांत के समर्थकों में आते हैं। न्याय का मार्क्सवादी सिद्धांत मैंने अभी चर्चा किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में आप कार्ल मार्क्स का नाम ले सकते हो, एंजल्स का नाम ले सकते हो। इनका मानना है कि न्याय जो है वो एक तरह से शोषण का यंत्र है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये मानते हैं कि एक वर्ग विभाजित समाज में न्याय केवल पूंजीपतियों को ही मिल सकता है, गरीब, असहाय, मजदूरों को, वंचितों को न्याय नहीं मिल सकता है। इनको न्याय मिलने के लिए ज़रूरी है कि समाज जो है वो वर्ग विहीन हो जाए, राज्य विहीन हो जाए।
यानी जब समाज में कोई राज्य नहीं रहेगा, कोई वर्ग नहीं रहेगा, कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं होगा, तो वही न्याय है। तो न्याय का मार्क्सवादी सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स और एंजल्स ने किया। और यहाँ एक नीचे स्टेटमेंट दिया है, बेंथम का दिया है। बेंथम जो है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का विरोध करते हैं, ये प्राकृतिक कानूनों का विरोध करते हैं। जैसा कि रोमन विशास्त्री या स्टोइक दार्शनिक क्या कहते हैं कि जो प्रकृति का कानून है, प्राकृतिक जो नियम हैं, उन नियमों का हम पालन करते हैं तो वही न्याय है। लेकिन प्राकृतिक नियमों को बेंथम जो है बकवास कहते हैं। वो लिखते हैं कि प्राकृतिक कानून सरीखी शब्दावली जो है यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। और इनका स्टेटमेंट यही पूछता है कि किसने प्राकृतिक नियमों को बकवास कहा, तो बेंथम ने था। तो फ्रेंड्स, ये थे न्याय के कुछ प्रमुख सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्याय के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, या रूप क्या है, या न्याय के विभिन्न आयाम क्या हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, न्याय के विभिन्न प्रकार, विभिन्न पक्ष, या न्याय के विभिन्न स्वरूप। तो न्याय के विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार से न्याय होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। जैसे पहला है वैधानिक या कानूनी न्याय। दो लोगों के बीच यदि कोई विवाद हो रहा है तो उसका कानूनी ढंग से निपटारा किया जाए, तो इसको हम कहते हैं कानूनी न्याय या वैधानिक न्याय। कानूनी न्याय फ्रेंड्स दो तरह की मांग करता है। पहली कहता है कि कानून जो हो वो न्यायपूर्ण ढंग से हो, कानून का निर्माण जो है वो न्यायपूर्ण ढंग से हो, और फिर कानून के अनुसार शासन हो, अनुसार शासन। यानी कानूनी न्याय, वैधानिक न्याय दो तरह की मांग करता है कि पहला जो कानून बने वो न्यायपूर्ण ढंग से बने। न्यायपूर्ण कानून किसे कहेंगे? ऐसा कानून जो जनमत और जनहित दोनों पर आधारित होता है। यानी जिसका जनता विरोध अगर कर रही है तो कानून न्यायपूर्ण ढंग से हो ही नहीं सकता है। तो जनमत और जनहित दोनों पर आधारित जो है कानून जो है वो न्यायपूर्ण कानून माने जाते हैं। तो कानून जो है वो न्यायपूर्ण ढंग से बनाइए पहले, और फिर जो है उस कानून के अनुसार ही न्याय कीजिए, उस कानून के अनुसार ही शासन कीजिए। तो ये होता है कानून का शासन। यानी कानून का न्यायपूर्ण ढंग से निर्माण किया जाए और फिर कानून के अनुसार शासन किया जाए या कानून के अनुसार न्याय किया जाए, इसे हम कहते हैं वैधानिक या कानूनी न्याय। दूसरा है राजनीतिक न्याय। इस न्याय का विकास जो है वो पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक धारणा के कारण हुआ है। यह क्या कहता है? राजनीतिक न्याय यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में भागीदारी होना चाहिए। यही जो है राजनीतिक न्याय है। अगर आप राजनीतिक अधिकार को समझते हैं तो आप राजनीतिक न्याय को समझ रहे होंगे। राजनीतिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं? चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये जो है राजनीतिक अधिकारों में आते हैं। दो अधिकार इसमें सबसे जो पहले बताया मैंने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। यही जो है जो जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो शासन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। और जिस देश में व्यक्ति को यह अधिकार मिले होते हैं कि वह शासन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले, उसे हम कहते हैं कि वहाँ पर राजनीतिक न्याय है। यानी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो है राजनीतिक न्याय की कैटेगरी में आता है। और राजनीतिक न्याय का जो मूल अधिकार है वो है मताधिकार। मताधिकार, मताधिकार जो है वो राजनीतिक न्याय का जो है मूल आधार है। अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का प्रयोग फ्रेंड्स दो अर्थों में किया जाता है। एक सामाजिक न्याय का सीमित अर्थ, सीमित, और दूसरा है व्यापक। सीमित अर्थों में अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के, न जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, बल्कि बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को अपने विकास का समान रूप से सभी को अवसर मिले, ये है सामाजिक न्याय। यानी बिना किसी भेदभाव के सबको अवसर मिले, ये इसके सीमित अर्थ में है। लेकिन इसका व्यापक अर्थ जब आप देखेंगे तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोनों न्याय समाहित है। यानी राजनीतिक न्याय जो बताया गया वो भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाहित कर दिया जाता है, और आर्थिक न्याय जो अभी बताएंगे वो भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाहित कर दिया जाता है। इस तरह से सामाजिक न्याय का जो व्यापक अर्थ है वो सामाजिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक न्याय को भी अपने आप में समेटे हुए है। सामाजिक न्याय का जो फ्रेंड्स मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना होता है।
इसका मूल मंत्र ये है कि समाज में जो भी विकास की योजनाएं आ रही हैं, जो भी समाज में लाभ मिल रहे हैं, वो सब जो है केवल गिने चुने लोगों को ही ना मिल जाए, बल्कि उसका वितरण जो है समाज के निचले स्तर तक हो। समाज के जो दलित है, निर्धन है, असहाय हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए हैं, उन तक जो है विकास की योजनाएं पहुँचें। ये होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जो है वो कहता है कि जो समाज के निचले वर्ग हैं उनका ज़्यादा उत्थान किया जाए। तो समाज के सभी व्यक्तियों तक, अब विशेषकर निचले व्यक्तियों तक सभी लाभ पहुँचे, यह सामाजिक न्याय की प्रमुख मांग होती है, जिससे कि वो अपना जो है गुजारा, अपना जो भरण पोषण अच्छे से कर सके। अगला है फ्रेंड्स आर्थिक न्याय। उदारवादी विचारधारा में फ्रेंड्स सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पर जोर दिया जाता है, लेकिन अगर समाजवादी विचारधारा को आप पढ़ेंगे तो समाजवादी विचारधारा में आर्थिक न्याय के पर या आर्थिक न्याय के आर्थिक पक्ष पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया जाता है। आर्थिक न्याय यह मांग करता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। समाज की न्यूनतम आवश्यकता मतलब कि हमारी न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी प्रत्येक व्यक्ति को रोटी मिले, हर व्यक्ति को पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा हो और रहने के लिए एक छत हो। यह व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की इस आवश्यकता की पूर्ति करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। समाज में वर्गीय अंतराल कम हो। वर्गीय अंतराल का मतलब है कि समाज में धनी और निर्धन बीच के वर्ग की जो खाई है वो बहुत चौड़ी ना हो, इसको कम करने का प्रयास किया जाए। देखो, समाज में धनी और निर्धन को बराबर नहीं किया जा सकता है, ये कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति बुद्धि और विवेक में अलग होता है, इसलिए सबको समान तो किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, इतना किया जा सकता है कि समाज में जो धनी और निर्धन वर्ग के बीच की जो खाई है, वर्गीय जो अंतराल है, उसको कम किया जाए। वर्गीय अंतराल ज़्यादा ना हो, एक तरफ ऐसा ना हो कि धनी वर्ग जो है वो इतना ज़्यादा पैसे वाला हो जाए कि उसके कुत्ते तक पनीर खाएं, और निचला वर्ग जो है उसके पास इतना अभाव हो जाए कि वह रोटी के लिए भी मोहताज हो जाए, उसके बच्चे को 2 जून की रोटी भी ना मिल पाए। तो ये समाज में बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसलिए इसको इतना कीजिए कि धनी वर्ग को दबाइए और नीचे वाले को उठाइए, ताकि निचले वाले व्यक्ति का, जो समाज में निर्धन, असहाय, गरीब व्यक्ति है, उसकी भी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो जिस समाज में सबके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, वहाँ वर्गीय अंतराल समझ लीजिए कम है। तो आर्थिक न्याय यह मांग करता है कि समाज में वर्गीय अंतराल न्यूनतम होना चाहिए। वर्गीय अंतराल न्यूनतम का मतलब है कि धनी और निर्धन के बीच की खाई जो है वो कम से कम होनी चाहिए। कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति का अधिकतम प्रयास करना चाहिए। आर्थिक न्याय यह मांग करता है कि राज्य में जो कमजोर वर्ग है, जो दबे हैं, कुचले हैं, सहाय हैं, दरिद्र अवस्था में हैं, उनके हित के लिए ज़्यादा प्रयास हो, उनको उठाने के लिए ज़्यादा प्रयास हो, और ऐसा प्रयास होने से ही यह वर्गीय अंतराल जो है वो कम होगा। इसीलिए देखिए, राज्य जो है धनिकों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाता है, क्योंकि एक वर्ग यहाँ है, एक वर्ग यहाँ है। धनी के ऊपर टैक्स लगाया तो ये दबेगा, क्योंकि इससे पैसे ले रहे हैं, और ये पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं? निचले वर्ग के ऊपर, तो ये उठेगा। तो ये वर्गीय अंतराल दोनों के बीच की खाई जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए लास्की का देखो एक स्टेटमेंट लिखा है कि जब तक समाज में सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न हो जाए, किसी को भी विलासितापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लास्की भी जो है आर्थिक न्याय के समर्थकों में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे न्याय के विभिन्न प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दो जो है न्याय के सिद्धांत पूछते हैं। एक न्याय का प्रक्रियात्मक सिद्धांत और एक न्याय का तात्विक या वितरणात्मक सिद्धांत। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रक्रियात्मक या वितरणात्मक न्याय सामाजिक जीवन से जो हमको लाभ प्राप्त होते हैं या सामाजिक जीवन की विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, इनका वितरण का आधार क्या हो, किस तरह से सामाजिक जीवन से प्राप्त होने वाले लाभों का समाज में वितरण किया जाए, उसके लिए नियम क्या हो, इसके आधार पर जो है वो न्याय के 2 प्रकार के सिद्धांत हमको दिखाई देते हैं। एक न्याय का प्रक्रियात्मक सिद्धांत और दूसरा न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत। न्याय के प्रक्रियात्मक सिद्धांत को हम न्याय का औपचारिक सिद्धांत भी कहते हैं, इसको हम न्याय का नकारात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, और न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत को हम तात्विक न्याय के नाम से भी जानते हैं और इसको हम अनौपचारिक न्याय के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं पहला फ्रेंड्स, प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत फ्रेंड्स वो उदारवादी सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यहाँ लिखिए उदारवादी सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, और इसका स्वरूप जो है वो कानूनी और औपचारिक है। इसीलिए प्रक्रियात्मक न्याय के सिद्धांत को हम औपचारिक न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं।
इसके समर्थकों में फ्रेंड्स आप देखेंगे उदारवादी, जितने भी नकारात्मक उदारवादी हैं या जितने भी नव उदारवादी हैं वो सब आते हैं। नकारात्मक उदारवादी में जैसे हर्बर्ट स्पेंसर का नाम ले लीजिए आप, नव उदारवादियों में हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन का नाम ले सकते हैं आप। तो ये सब जो है वो प्रक्रियात्मक या औपचारिक न्याय के सिद्धांत के समर्थकों में आते हैं। यदि आप फ्रेंड्स उदारवाद को समझे हैं तो आपको प्रक्रियात्मक न्याय समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उदारवाद की मूल सिद्धांत ही प्रक्रियात्मक न्याय का आधार है। उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद ये कहता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए किसी के साथ जो है जात के आधार पर, रंग के आधार पर, त्वचा के आधार पर या कि क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न कीजिए। सब समान हैं, इसलिए सबके लिए एक समान नियम बना दीजिए और समान नियम बना करके तब सबको छोड़ दीजिए कि भाई ये नियम है, सबके लिए है, सबको फॉलो करना है। अब आप लोग प्रतिस्पर्धा कीजिए, अब आप लोग ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। इसके बाद सबको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है और अपना विकास अच्छे से कर सकता है। अब इसको, राज्य को इसमें कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य का काम सिर्फ जो है 3 कानून बताते हैं कि बाह्य आक्रमण से रक्षा कीजिए, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखिए, व्यक्ति जो एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं उन समझौतों का पालन कराइए। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। समाज में व्यक्ति क्या कर रहा है उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। किसी का कल्याण नहीं करना है, जन कल्याण का कोई कार्य नहीं करना है। तो ये उदारवाद का सिद्धांत है। अब इसी सिद्धांत को प्रक्रियात्मक न्याय के क्षेत्र में लगाया गया है। प्रक्रियात्मक न्याय भी यही कहता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए उनके ऊपर समान रूप से नियम बना करके लागू कर दीजिए। एक ऐसा नियम बनाइए जिसका पालन सबको करना है। सामान्य नियम बनाइए और बनाने के बाद सबको छोड़ दीजिए। अब सब स्वतंत्र है। अब राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही न्याय है। यानी एक समान नियम बना करके सबको स्वतंत्र छोड़ देना ही प्रक्रियात्मक न्याय का मूल आधार है। प्रक्रियात्मक न्याय जो है वो बाजार अर्थव्यवस्था को मानव व्यवहार का प्रमाण मानता है, आदर्श प्रमाण मानता है कि जिस तरह से बाजार है वहां पर बाजार के एक सामान्य नियम बना करके सभी दुकानदारों को छोड़ दिया गया है। अब सारे दुकानदार उसी नियम के आलोक में अपना बिजनेस करते हैं। अब जिसके अंदर ज़्यादा योग्यता है, ज़्यादा बुद्धि है, वो ज़्यादा अपने व्यापार को बढ़ा लेता है। जो मंद बुद्धि का है, जो कम बुद्धि का है, वो जो है नष्ट हो जाता है, उसकी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये बाजार का नियम है, एक सामान्य नियम बनाकर छोड़ दीजिए। इसमें जो है, जो कमज़ोर रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, जो श्रेष्ठ रहेंगे वो आगे आ जाएंगे। उसी तरह से मनुष्यों को भी एक सामान्य नियम बना करके छोड़ दीजिए। सब उसका नियम पालन करते हुए अपना विकास करेंगे। राज्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति को। राज्य को जन कल्याण का कोई कार्य नहीं करना है, यही न्याय है। हर्बर्ट स्पेंसर तो यहाँ तक कहते हैं कि सरकार को अपंग लोगों की भी सहायता नहीं करनी चाहिए और सामाजिक विकास की अवस्था में, इस जीवन के संघर्ष में जो अयोग्य सिद्ध होगा उसको मर खप देना जाना चाहिए। यानी आज जो है हम लोग कल्याणकारी राज्य की समर्थन करते हैं कि राज्य जो है गरीब लोगों की सहायता करेगा, लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय यह कहता है कि आपको राज्य को जन कल्याण का कोई भी कार्य नहीं करना है, बल्कि एक समान नियम बना करके सबको स्वतंत्र छोड़ देना है। नाजिक कहते हैं कि राज्य का मुख्य कार्य केवल संपत्ति की रक्षा करना है। व्यक्ति जो संपत्ति अर्जित कर रहा है उसकी रक्षा करे, इसके अलावा उसको कुछ नहीं करना है। वो तो राज्य को ज़्यादा टैक्स वसूल करने का भी विरोध करते हैं रॉबर्ट नाजिक। इन्होंने लिखा है कि कराधान को भी केवल वहीं तक उचित ठहरा सकते हैं जहां तक वह न्यूनतम राज्य का खर्च उठाने के लिए जरूरी हो। उससे अधिक कर लगाना एक तरह से बेकार है। यानी कि राज्य को व्यक्ति के ऊपर उतना ही टैक्स लगाना चाहिए जितना कि राज्य का खर्च उठाने के लिए जरूरी है। अगर ज़्यादा टैक्स अगर वसूल कर रहा है धनी व्यक्तियों से, तो एक तरह से उनसे बेगार ले रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखते हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय जो है उदारवादी सिद्धांत के निकट है। इसके समर्थकों में भी उदारवाद का नाम देखते हैं, उदारवादी विचारकों के नाम देखते हैं आप। और यह सिद्धांत सिर्फ यह कहता है कि वितरण का जो आधार होना चाहिए वो समानता पर आधारित होना चाहिए। एक समान नियम बना करके सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उनकी स्वतंत्रता में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का कार्य केवल पुलिस कार्य है, केवल रक्षा तक ही सीमित है। जन कल्याण का कार्य राज्य को नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यह था प्रक्रियात्मक न्याय। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वितरणात्मक या तात्विक न्याय को। तो फ्रेंड्स अगला है वितरणात्मक न्याय या तात्विक न्याय। जिस तरह से प्रक्रियात्मक न्याय का विचार जो है उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह से वितरणात्मक न्याय का जो विचार है वो समाजवाद के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यानी अगर आप उदारवाद को समझ रहे हो तो आप प्रक्रियात्मक न्याय को समझ जाओगे, और यदि आप समाजवाद को समझ रहे हो तो आप वितरणात्मक न्याय या तात्विक न्याय को समझ जाओगे।
यह सिद्धांत जो है सामाजिक न्याय का अनुसरण करता है और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। इसके समर्थकों में यदि आप देखेंगे तो जितने सकारात्मक उदारवादी हैं वो वितरणात्मक न्याय के समर्थक हैं, चाहे जॉन स्टुअर्ट मिल हो, लास्की हो, ग्रीन हो, या फिर समतावादी जो विचारक हैं राल्स है, मैकफर्सन है, अमर्त्य सेन हैं, या फिर समुदायवादी जो विचारक हैं चाहे माइकल संडल हो, चार्ल्स टेलर हो, अन्ना हारेंट हो, ये सब जो है वो वितरणात्मक या तात्विक न्याय के समर्थन करते हैं। वितरणात्मक न्याय मैंने कहा समाजवाद के साथ जुड़ा हुआ है। समाजवाद क्या है? समाजवाद ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि उत्पादन की जो साधन है उस पर जो है समाज का नियंत्रण होना चाहिए। उत्पादन के साधन किसको कहेंगे? उत्पादन के साधनों में कौन आता है? जहाँ से चीज़ें पैदा होती हैं, भूमि हुआ, उद्योग हुए, कल कारखाने हुए, ये सब जो है उत्पादन के साधन हैं। तो समाजवाद का मूल मंत्र यह है कि उत्पादन के साधनों पर जो है समाज का नियंत्रण होना चाहिए। तो वितरणात्मक न्याय क्या कह रहा है? वितरणात्मक न्याय ये कहता है कि जो सेवाएं हैं, जो समाज से प्राप्त होने वाले लाभ हैं, उनका जो वितरण इस तरह से किया जाए कि समाज का जो वंचित वर्ग है, समाज का जो वंचित वर्ग है, निर्धन है, असहाय है, गरीब हैं, जो समाज के विकास के जो है निचले पायदान पे खड़े हैं, ऐसे लोगों तक सेवाएं और लाभ पहुंचे। यानी कि सामाजिक न्याय भी आपको क्या बताया गया? सामाजिक न्याय यह मांग करता है कि समाज का विकास जो है वो केवल गिने चुने लोगों के हाथ में न रहे, बल्कि वो जो विकास से जो लाभ मिले उस लाभ का बंटवारा जो है इस तरह से हो कि समाज के दीनहीन, वंचित, पिछड़े तबकों के लोगों को भी उस लाभ में हिस्सेदारी मिले, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनका भी विकास हो। विकास का लाभ केवल ऊपर तक ही ना मिले कि कुछ लोग मलाई चाट लें बाकी लोगों को मिले ही ना, ऐसा ना हो। उसका लाभ जो है समाज के निचले स्तर तक पहुँचे, गरीबियों तक पहुँचे, असहायों तक पहुँचे। ये सामाजिक न्याय है और यही यही वितरणात्मक न्याय का आधार है। वितरणात्मक न्याय भी यही कहता है कि समाज का लाभ केवल गिने चुने लोगों को न मिले, बल्कि उसका वितरण जो है की व्यवस्था इस तरह से हो कि समाज के अंतिम वर्ग तक उसका लाभ पहुँचे। और इसके लिए जरूरी है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि जहां प्रक्रियात्मक न्याय जो है हस्तक्षेप का सिद्धांत का समर्थन करता है कि न्याय यह है कि व्यक्ति को समान नियम बनाकर स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मत कीजिए। प्रक्रियात्मक न्याय लोक कल्याणकारी राज्य का विरोध करता है, वहीं पर वितरणात्मक न्याय जो है वो सामाजिक न्याय का समर्थन करता है और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। इसका मानना है कि वितरण को लाभपूर्ण तभी बनाया जा सकता है जब इसका लाभ वंचित तबके को मिले। तो यह था फ्रेंड्स वितरणात्मक न्याय या तात्विक न्याय। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और यह वीडियो फ्रेंड्स जो आपने न्याय के सिद्धांत को आपने पढ़ा, न्याय के अर्थ परिभाषा को पढ़ा, न्याय के सिद्धांत को पढ़ा, न्याय के विचार के प्रकार को आपने पढ़ा, प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय को पढ़ा, तो इससे संबंधित जो डाउट थे मुझे उम्मीद है कि वो सारे के सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि कहीं कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, न्याय से संबंधित कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे प्लेटो का न्याय, अरस्तु का न्याय, जॉन रॉल्स का न्याय, नाजी का न्याय सिद्धांत, इसके लिए अलग अलग वीडियो आएंगे, उसमें हम लोग इनके न्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।